गाजा जबलिया में जो लड़ाई चल रही है, छक्के छूट गए हैं आईडीएफ के। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 12 मई 2024 में अभी भी रायबरेली में हूँ, अमेठी भी जा रहा हूँ, लखनऊ भी जा रहा हूँ और इन तीनों जगहों की रिपोर्ट्स मैं आपके बीच लाऊंगा सही वक्त पे। लेकिन जो फिलिस्तीन में हो रहा है वो गजब हो रहा है। मतलब आप ये आप सोचिए, हर दिन आप देखिए पूरी जो घंटों लड़ाइयाँ चली, जो इसके पहले तुलकरेम के बाद फिर आज जो है नाब्लस में बलाता कैंप में घंटों लड़ाई चली, मतलब अभी भी वो पूरी चल रही है। और उसमें जो है बलाटा कैंप की लड़ाई की खासियत ये है कि आप सोचिए कि आईडीएफ ने एक थोड़ा सा, क्योंकि वेस्ट बैंक जो है वो फैला हुआ इलाका है, वहाँ हल्के कुछ छोटे मोटे टीले हैं इस तरह के, तो एक टीला जो है वहाँ आईडीएफ ने ऑक्यूपाई कर लिया और वहाँ से वो अपनी गन्स चला रहे थे और चला रहे हैं, बल्कि अभी भी करीब 5-6 घंटे से चल रहा है। और इधर रेजिस्टेंस जो है उसने भी नीचे से, जबकि वो डिसएडवांटेजेस पोजीशन में, वो आईडीएफ थोड़ा ऊपर है और रेजिस्टेंस नीचे है, वो नीचे से, लेकिन उन्होंने जो व्यू रचना रची है मानना पड़ेगा। मतलब मैंने इतनी लड़ाइयों का इतिहास देखा है, ये पढ़ा है। जो शुरू में हमास ने कहा था कि हम लोग महाकाव्य लिख रहे हैं, हम लोग एक नया महाकाव्य लिख रहे हैं, एक नई महाभारत लिख रहे हैं, एक नई दास्ताने खुशरुबा लिख रहे हैं, अमीर हमजा की जो दास्तान, एक नया पूरा हम एक एपिक लिख रहे हैं, ये पूरी बात सच है। मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह की फीलिंग मेरे अंदर कभी भी नहीं आई थी जो मैंने ये जो लड़ाई। अब ये बताइए कि पहाड़ के नीचे आप हैं, आप डिसएडवांटेजेस पोजीशन में हैं और चारों तरफ से आप अब, और ऊपर इजराइल है, आप उसमें जैसे कारगिल वॉर में हुआ था, जो पाकिस्तानी कुछ इन्फिल्ट्रेटर्स थे या जो भी उस समय के हिसाब से, उसमें उस बहस में हम पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन वो एक हाइट ऑक्यूपाई किए हुए थे और इंडियन फोर्स नीचे से चार्ज करती रही, बहुत काफ़ी लोग मारे गए इंडिया में कारगिल वॉर में। लेकिन वो समिट्स उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिए, लेकिन वो डायरेक्ट असॉल्ट से किए। और डायरेक्ट असॉल्ट कौन कर सकता है? डायरेक्ट असॉल्ट रेगुलर आर्मी कर सकती है। इंडियन आर्मी एक रेगुलर आर्मी है जिसमें प्रॉपर रेजिमेंट्स हैं, जिसमें प्रॉपर चेन ऑफ कमांड है, सब कुछ है। और वो उसके लिए एक सीधे ब्लाइंड असॉल्ट करना, और लोग उसके मारे जा रहे हैं, ऑफिसर्स मारे जा रहे हैं, दूसरा असॉल्ट करना, तीसरा असॉल्ट करना, अल्टीमेटली ले लेना उसको, ये वहाँ पर जो खास तौर पे जो वहाँ पर डिविजन्स भेजे गए थे, जो फोर्सेस भेजी गई थी कारगिल में, वो इसके लिए ट्रेन थी, बाकायदा ट्रेन थी। और वो उनके पास बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम था। उधर आर्टिलरी पीछे से, बोफर्स आर्टिलरी पहली बार यूज हुई थी और वो पीछे से लगातार गोलाबारी कर रही थी, उनको कवरिंग फायर दे रही थी। अब यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है, कोई यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो फिलिस्तीनी हैं, जो बलाता कैंप में नाब्लिस में, उनके पीछे कोई आर्टिलरी है जो उन पर फायर कर रही है। कुछ नहीं भाई, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तो सारे पत्ते वो इजरायली सोल्जर्स के हाथ में। और उसके बाद उन लोगों ने जो एक रनिंग बैटलफील्ड बना दिया। रनिंग बैटलफील्ड में आप इमेजिन करिए कि एक पहाड़ पे आईडीएफ सोल्जर्स हैं, उसके नीचे पर ये फिलिस्तीनी लड़ाके हैं। और फिलिस्तीनी लड़ाकों ने क्या किया कि जैसे मान लीजिए आईडीएफ सोल्जर्स करीब 50 से 60 की संख्या में है टीले पे, नीचे फाइटर्स भी करीब 20 से 30 हैं। उन्होंने क्रिस क्रॉस रनिंग शुरू कर दी, क्रिस क्रॉस रनिंग, वो अब आपसी में भाग रहे हैं, वो एक जगह टिक नहीं रहे हैं, वो लगातार। और इसके लिए कितना आप सोचिए स्टैमिना चाहिए। और लगातार वो लोग भाग रहे हैं, लगातार भाग के अलग अलग पोजीशन से फायर कर रहे हैं खुले में। आईडीएफ देख रहा है, लेकिन वो टारगेट टिके तो ना, टारगेट या उनके पास असॉल्ट करता हुआ ऊपर चढ़ने की कोशिश करे तो वो तो बिल्कुल गाजर मूली की तरह मार देंगे, क्योंकि ना ही वो ट्रेंड है जो फिलिस्तीनी फाइटर्स हैं इस तरह की लड़ाई के लिए, और ना ही उनके पास उस तरह का सपोर्ट सिस्टम है, और ना ही उनके पास उस तरह के हथियार है। तो वो जो लेकिन अपना कर रहे हैं कि जो चीज़ें टनल वॉरफेयर में होती हैं, या जो जैसे टनल वॉरफेयर में ये होता है कि जो बंकर्स बनाए जाते हैं ऊपर, तो आपने एक बंकर से मारा, फिर आप दौड़ के दूसरे बंकर से गए, उसमें भी लगता है कि बहुत सारे लोग हैं। ऐसे कई लड़ाइयाँ भारत में भी जो नक्सली आंदोलन है उस दौरान हुई थी। तो लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर टनल भी नहीं है, और उस नीचे ये लोग हैं, और कैसे ये लोग आपस में कोऑर्डिनेशन देखिए आप,
बस इनके अंदर इनकी ट्रेनिंग है दूसरी तरह के वॉरफेयर के लिए, रेगुलर वॉरफेयर के लिए नहीं, दूसरी तरह के वॉरफेयर के लिए। और उसमें जो ये लोग क्रिस क्रॉस करके एक दूसरे को जैसे ऐसे ऐसे करके एक ऐसे क्रॉस कर रहे हैं, ऐसे क्रॉस कर रहे हैं, तो जो गोलियां चल रही हैं वो मतलब इनको लग नहीं रही। आप ये सोचिए 6 घंटे से लड़ाई चल रही है, हायर ग्राउंड आईडीएफ के पास है, अभी तक एक भी फिलिस्तीनी लड़ाका मारा नहीं गया है। मारा जाना छोड़ दीजिए, किसी को खरोच जरूर लगी होगी, लेकिन कोई घायल तक नहीं हुआ है, ऑफिशियली कोई घायल नहीं हुआ है, बल्कि आईडीएफ के 17 सोल्जर्स घायल हो चुके हैं। और वो ऊपर से आ नहीं सकते नीचे, क्योंकि ऊपर से वो नीचे आएंगे तो वहां पर उनको रेजिस्टेंस खत्म कर देगा। तो वो उनके पास एक और ऑप्शन है, उनके पास भाई उनके पास सब कुछ है, वायरलेस है, उनके पास मॉडर्न जो कम्युनिकेशन के सारे टूल्स हैं। तो वो ऑब्वियसली लास्ट में हेलीकॉप्टर मंगाएंगे, फाइटर प्लेन्स आएंगे, तो उस समय रेजिस्टेंस पीछे हट जाएगा, तो वो उसको उठा के ले जाएंगे। लेकिन लड़ाई में जीत किसकी हुई? लड़ाई में जीत तो अल्टीमेटली फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस की हुई। उसके बाद और सुनिए, बलाटा में छोटे छोटे बच्चे सड़क पे निकल आए, और बच्चे सड़क पे निकल के आके उन्होंने पत्थरबाजी की, क्योंकि एक फोर्स यहाँ पर थी टीले पे, दूसरी फोर्स सीधे बलाटा कैंप में को पीछे से अटैक कर रही थी। अब वो जो फोर्स पीछे से अटैक कर रही थी उसने जो है 2-3 स्ट्राइक्स करनी चाहिए, और उसमें एक शुरू में कुछ एयर स्ट्राइक्स भी हुई थी, लेकिन एयर स्ट्राइक्स वो सफल नहीं हो पाई, क्योंकि वो जो बलाता कैंप की जो पूरी सिचुएशन है उसके लॉजिस्टिक्स, अब क्यों मतलब इजरायली एयर स्ट्राइक सफल नहीं हो, ये अजीब सी बात है, लेकिन ये हुई है। इसके एग्जैक्ट रीजन इसके पीछे हम यही कह सकते हैं फिलहाल कि बलाता कैंप की जो टोपोग्राफी है वो अनइवन सी है, तो उसमें जो टारगेट है वहां पर वो बॉम्ब नहीं गिर पाया। उसके बाद जो आईडीएफ की पैदल सेना है, जब उसके एयरफोर्स स्ट्राइक नहीं कर पाई कैंप के अंदर, तो उन लोगों ने स्मोक बॉम्ब्स फेंकने शुरू किया। अब स्मोक बॉम्ब फेंकने का क्या मतलब है? वहां पर तुम एक क्राउडेड जगह पे जहां तुम्हारे एयरफोर्स स्ट्राइक नहीं कर पाई, वहां स्मोक बॉम्ब फेंक रहे हो। उसके बाद जो है वहां से फाइटर्स निकले, उन्होंने जो कुछ आईडीएफ के वाहन थे, जो पैदल सेना के साथ वाहन थे, उनको उन्होंने क्षतिग्रस्त कर दिया, उन पर उन्होंने बम गिरा दी, और जो हाथ में एक्सप्लोजिव्स हैं, और उन्होंने मारा। उनके मारने के बाद सीधे जो है वो आईडीएफ के लोगों को नीचे आना पड़ा। उसके बाद तड़ातड़ आमने सामने की लड़ाई शुरू हो गई। उस आमने सामने की लड़ाई में कम से कम 6 आईडीएफ सैनिक घायल हुए। इनके यहाँ आईडीएफ के अंदर क्या है कि जैसे ही कुछ सैनिक घायल होना शुरू होते हैं, ये लोग पीछे हटने लगते हैं, क्योंकि इनको ये इंस्ट्रक्शन है कि तुम लोग अगर मरोगे, कहीं ना कहीं देखिए ये बात शुरू से आ रही है, अगर तुम मरोगे तो हो सकता है तुम रिकग्नाइज भी ना किए जाओ, कम से कम अगर तुम वुंडेड हो। और आज वुंडेड की एक नई लिस्ट आई है, आप सुन के चौंक जाएंगे। 27,000 इजरायली जो सोल्जर्स हैं इस समय वो विभिन्न इजराइल के अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। 27,000 इंजर्ड सोल्जर्स। अब आप सोचिए, और उसके बाद जो मारे गए हैं उनकी तो संख्या अभी इजराइल ने 619 फिलहाल बताई है, लेकिन उसके आप सोच लीजिए, इससे आप काउंट करिए, 27,000 वुंडेड हों। अरे भाई, नॉर्मल बैटल में हम कारगिल ही ले लें, कोई भी बैटल आप ले लीजिए, अगर 500 लोग मारे जाते हैं, 1,000 लोग मारे जाते हैं, तो 3,000 लोग इंजर्ड होते हैं। ये रेशियो होता है। ऐसा नहीं होता है कि 619 लोग मारे गए और 27,000 लोग तुम्हारे अस्पताल में ट्रीटमेंट ले रहे हैं। अब वो कोई कह देगा कि नहीं, उसमें हजारों सैनिक ये हैं जो मेंटली पागल हो गए। तो मेंटली पागल हो गए तो वो भी किस वजह से पागल हुए? वो तो रेजिस्टेंस की मार से हुए ना। उन्होंने खुद ही, या अपने कॉज में उनको विश्वास नहीं रहा कि जो इजराइल कर रहा है वो सही कर रहा है। तो ये देखिए एक पूरी बात। इसलिए हमको आज जो हम डेली राउंड अप आपको देते, जो देते थे, एक एक घटना पहले हम बताते थे, उसके बाद हम आते थे। तो आज का दिन ऐसा है कि इसमें बलाटा में, वेस्ट बैंक में, और फिर जवालिया में तो देखिए नॉर्थ गाजा में जवालिया में दिसंबर और जनवरी में जबरदस्त लड़ाइयाँ हुई थी, ज़बरदस्त। और उसमें आईडीएफ को रिट्रीट करना पड़ा था। आप सब लोग जानते हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ। जबलिया में ज़बरदस्त लड़ाई हुई थी, आईडीएफ को रिट्रीट करना पड़ा था। और जनवरी के बाद से जबलिया के आसपास बेत लहिया वगैरह में, उत्तरी जो गाजा है, राफा साउथ में, खान यूनिस, राफा एक्सट्रीम साउथ में, खान यूनिस साउथ में, और अल जैतून वगैरह ये पूरब में। और अल जैतून की लड़ाई के बारे में भी हमने बताया था कि अभी कल परसों वहाँ भी पूरा फोकस वहाँ था। लेकिन जो आज जो पूरा फोकस है वो जबलिया में था। जबलिया में क्यों इस तरीके से आईडीएफ के लोग वहाँ पर, या इजरायली जो नेतृत्व है उसने जबलिया, क्योंकि वही बात आ गई जो जिस वजह से अल जैतून में कल उन्होंने पूरी कोशिश की, कई हमले किए, लेकिन फेल हो गए।
क्योंकि जो हमास कह रहा है कि तुम राफा में घुसो तो, लेकिन राफा में हम तुम जो नेतन्याहू कह रहा है कि हमास की 6 बटालियन में से 2 हमने खत्म कर दी, 4 राफा में। बिल्कुल बेकार की बात। यहाँ तक कहा जा रहा है कि यहिया सिनवार और मोहम्मद दैफ, वो दो, मोहम्मद दैफ नहीं, यहिया सिनवार, वो जो है राफा में। और आज एक खबर आती है कि नहीं, ये सिनवार तो खान यूनिस में। अगर यहिया सिनवार अगर खान यूनिस में है, यहाँ है, वहाँ है, और इस तरीके की बात है, तो ये तो इजरायली पूरे एक ऑर्डर का ब्रेकडाउन है ना। आज ही मैं इसमें थोड़ा सा आपको टॉपिक से अलग हटते हुए, मुझे ईमेल भी आए हैं आप लोगों के, और मैं फिर से अपना ईमेल आईडी, और मैं इनकरेज करूंगा आपको ईमेल में उसको डालिए। मैं अपना ईमेल आईडी आज फिर से कमेंट बॉक्स में दूंगा। और यहिया सिनवार पे जो मैंने वीडियो बनाया था, वो उन्होंने एक सज्जन ने मांगा है, मैं उनको 100% भेजूंगा वी ट्रांसफ़र करके, क्योंकि उसको जीमेल से या उस तरह से नहीं भेजा जा सकता है। तो मैं वी ट्रांसफ़र से उसको भेजूंगा। और भी एक सज्जन ने मुझे अपना नंबर भेजा, मैं उनको कॉल भी करूंगा। और भी आप लोग इसमें आप ज़रूर, मतलब आप हमारे साथ संपर्क बनाइए। और मैं आपसे बस बदले में यही चाहूँगा कि आप कमेंट्स खूब सारे करिए, कमेंट्स मतलब लाइक करिए, तो कमेंट्स भी खूब सारे होने चाहिए, मतलब भर जाना चाहिए। हर वीडियो पे 1000 कमेंट्स कम से कम आने चाहिए। ये देखिए युद्ध, ये हम अपनी तरफ से एक गाज़ा के लिए युद्ध लड़ रहे हैं साउथ एशिया में। कोई भी और, मतलब इतने सारे देखिए यहाँ पर चैनल्स हैं, सब हैं, लेकिन ये इस तरह के मुद्दे पे डेडिकेटेड तरीके से कोई नहीं कर रहा है। अच्छा, जबलिया के बारे में आपको बताएं। जबलिया जो है वो नॉर्थ गाज़ा में है, जैसे मैंने बताया, नेत्जरी में एक्सेस के आगे। और वहाँ पर मतलब मैं तो उसका ट्रैक रखना मुश्किल हो गया। 7 हमले फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने पिछले आधे घंटे में 7 हमले किए। 7 हमले, जिसमें कम से कम 6 मरकवा टैंक्स, उन पे डायरेक्ट अटैक हुआ है, वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मरकवा मतलब बड़ा इन्वेजन था जबलिया का, आप सोच सकते हैं। मरकवा टैंक आए, ये आए जबलिया में 7 ये 6 या 7 टैंक्स, कम से कम 4 व्हीकल्स, IDF सोल्जर्स वहाँ पर कई घायल हुए हैं या मारे गए हैं। और वहाँ की जो कल अल जैतून में भी जो मारे गए, वो एक अजीब सा एक बयान आया, जो इजराइल का जो स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, जो स्टैटिस्टिक्स देता है मारे जानों की, अभी शायद 619 है, उसका एक बयान एक अजीब सा आया आज सुबह ही एक इजरायली अखबार में, हिब्रू अखबार में, कि हम लोग के कुछ डेटा कलेक्ट करने में प्रॉब्लम हो गई है। अब देखिए, ये बिल्कुल वो जैसे नरेंद्र मोदी वाली बात, कि हमने जो है वो कुछ डेटा हमने कलेक्ट किया था, वो वेबसाइट से उड़ गया, यहाँ से ये हो गया, वहाँ से ये हो गया। ये जो डिलेइंग टैक्टिक्स है, इजराइल भी यही कह रहा है कि हमारे डेटा जो प्रोसेसिंग, जो अच्छा इतना आपकी हाईफाई डेटा प्रोसेसिंग यूनिट्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप उसमें यूज़ करने की बात करते हैं, आपका डेटा फेल हो जा रहा है कि जहाँ इजरायली जो मारे जा रहे हैं उनका रिकॉर्ड आप नहीं रख पा रहे हैं। 27,000 लोग गिरफ्तार हैं, ये पता चल रहा है। हॉस्पिटल्स का जो सर्वे कर रहे हैं, जो हिब्रू के अखबार हैं या कुछ और इजरायली अखबार हैं, उनको पता चल रहा है ये कोई 27,000 कोई IDF ने लिस्ट नहीं रिलीज की। IDF की लिस्ट में तो 7,000 इंजर्ड है, 7,000 इंजर्ड या उससे भी कम, शायद ऑफिशियली 3 से 4,000 इंजर्ड है। 7,000 आज से 3-4 महीना पहले जो अस्पतालों की लिस्ट थी वो 7,000 की है। और आज अभी तक जो लेटेस्ट सर्वे हुआ है उसमें है 27,000 जो इजरायली सैनिक हैं वो विभिन्न अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं। तो अब आप ये सोचिए कि अच्छा, उसके बाद हम फिर जबलिया पे आते हैं, क्योंकि जबलिया में जैसे जो हो रहा है, जबलिया देखिए ओपन ग्राउंड है, लेकिन जबलिया में क्या हुआ है कि जो फर्स्ट राउंड की जो दिसंबर और जनवरी में जो लड़ाई चली, उसमें जो पूरा जबलिया शहर नष्ट हो गया। और उसमें आप देखिएगा तो इमारतें बिल्कुल आपको किसी फिल्म में, जैसे हॉलीवुड की फिल्में होती हैं, हॉलोकास्ट दिखाया जाता है, उसमें फ्यूचरिस्टिक सिनारियो दिखाया जाता है, डिस्टोपियन सिनारियो, कि सब कुछ नष्ट हो गया, एकदम बयाबान था। तो उस तरह की है। अब उससे क्या हुआ है कि बहुत सारे रबल्स, मतलब जो इतना वहाँ बमबारी हुई है कि पूरी सड़कें जो हैं रबल से भरी हुई हैं, मतलब पूरा जो मलबा है, मलबे से भरी हुई हैं वहाँ की सड़कें, और मलबा वो बड़ा अनइवन सा ऐसा हो गया। तो एक तरीके से अनइंटेंडेड वहाँ पर भी ऐसे वो मतलब पहाड़ी टाइप एक जैसे सिचुएशन होती है, जैसे मैंने
आपको बताया बालाता वाली, बालाता जैसी स्थिति में वो शहर है बिल्कुल समतल था, मतलब एकदम स्ट्रेट जैसे रोड्स होती शहरों की, लेकिन वहाँ मलबा इतना गिर गया, और मलबा देख के तो गिरता नहीं, अनइवन तरीके से गिरा। अब वहाँ क्या हो रहा है, उन मलबों का सहारा लेके आईडीएफ, ये जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस है, ये आईडीएफ के लोगों को मार रहा है। और आईडीएफ जो है वहाँ पर जो सिविलियंस लौटे हैं, जो साउथ से नॉर्थ लौटे, उनको आईडीएफ, ये आईडीएफ फिर से टारगेट कर रहा है। और वहाँ एम्बुलेंस, वहाँ का वीडियो आया है कि जो एम्बुलेंस वहाँ पर है, उस एम्बुलेंस पे भी लगातार जो एम्बुलेंसेज जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस मुहैया कर रहा है या गाजा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कर रही है, उन एम्बुलेंसेस तक जो इस तरीके से जो लोग घायल हैं फिलिस्तीनी सिविलियंस, क्योंकि रेजिस्टेंस के लोग घायल होते हैं तो वो उनका अपना सिस्टम है, वो अपनी तरह से डील करते हैं। फिलिस्तीनी सिविलियंस को भी वो जो चाहते हैं उनको वो अपनी तरह से टनल्स में ट्रीट करते हैं। लेकिन कुछ फिलिस्तीनी जो घायल हैं वो एम्बुलेंसेस वगैरह को कॉल करते हैं, उसमें जाने की कोशिश करते हैं। तो उन एम्बुलेंसेस को वहाँ पर जो आईडीएफ है वो उनके एम्बुलेंसेस के अगल, एम्बुलेंस पर नहीं, देखिए कितना मतलब अगल बगल उनके प्लेन्स बमबारी कर रहे हैं। और इधर जो है मलबों के पीछे से, मैंने जैसे बताया कि पिछले आधे घंटे में 7, और सुबह से आप ये सोचिए, हम लोग करीब 4-5 घंटा आगे हैं ये फिलिस्तीन से, तो आप जो भी सुबह मतलब ये नहीं कि जब सनराइज हुआ, बल्कि आप सोचिए कि सुबह 1 या 2 बजे से पूरी लड़ाई शुरू हो गई थी, जो ये फिलिस्तीनी समय, हमारे यहाँ 5 या 6 बजे 6 बजा होगा, तो अब से देखिए पूरा 12 घंटे हो रहे हैं। और 12 घंटे में कम से कम मेरा ये अनुमान है कि 121 हमले फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने केवल और केवल जबलिया में की। अब आप सोचिए ये पूरी स्थिति। उसके बाद देखिए आइए राफा में जो सलार सईद जो एक आईडीएफ बैरक है और जो अल शूका नेबरहुड है, वहाँ पर फिर से बमबारी हुई है। वहाँ पर फिर वही बात है कि आईडीएफ जो है वो एक पॉइंट के बाद आगे नहीं बढ़ पा रहा है, बार बार उसको राफा में पीछे ढकेल दिया जा रहा है। और उसके बाद जब वो आगे थोड़ा बढ़ने की कोशिश करता है, अल शूका तक पहुँचता है, या सईद सलार जो बिल्कुल लगे हुए हैं, ये सारे जो एरियाज़ हैं, जैसे ये जो सईद सलार जो बैरक्स है, कल भी मैंने आपको बताया था, ये सब इजरायली बैरक्स थे, और इजराइल इनके बारे में जानता है। और जो शुरू की कुछ टनल्स थी वो इजराइल ने बनाई थी 1980s में, और उसके बाद ये 1980s में तो जो वहाँ की उन्होंने बनाई थी, जो लेबनान बॉर्डर की। यहाँ गाज़ा में भी उन्होंने 2006 के पहले, क्योंकि 2006 में इजराइल वहाँ से हटा, तो 2006 के पहले इजरायली फोर्सेस ने वहाँ पर बैरक्स, वहाँ पर टनल्स खुद भी बनाई थी, और उन टनल्स को हमास ने इस्तेमाल कर आज करा उनके खिलाफ। तो इनकी कोशिश है कि कम से कम हम जो अपने पुराने बैरक्स हैं उन पे तो हम कब्जा कर लें, लेकिन उन पे भी वो कब्जा नहीं कर पा रहे। और लगातार उस पे जो है, जो आज जिस तरह की घटना हुई कि करीब 6 या 7 जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के जो स्क्वाड्स हैं, जो राफा ब्रिगेड बनी है अलग से, उन लोगों ने इस तरह से लगातार हमला किया। और बार बार जब वो हमला करते थे तो हमला करके पीछे हटते थे। इसको हिट एंड रन टैक्टिक्स कहते हैं। एक होती है हिट एंड स्टे, मार के रुको, और उसके बाद जैसे वो मैंने बताया आपको कि जो कई जगह जो टैक्टिक्स यूज हुई हिट एंड स्टे की, कि उन्होंने मारा फिर रुके कि दूसरी टीम आएगी इसको बचाने, पहले वाली टीम को, तो उसको भी मारेगी। वो होती है हिट एंड स्टे। और गुरिल्ला वॉरफेयर में वो भी होती है, लेकिन हिट एंड रन जो होती है वो क्लासिक गुरिल्ला वॉरफेयर होती है, जिसमें आप मार के पीछे हटते हैं। इससे क्या होता है, जो इजरायली, मान लीजिए एक 15 लोगों की यूनिट है, जो आज हुआ राफा में, जबलिया में नहीं, राफा में जो हुआ, जबलिया में तो सीधे मार दिया, और उसमें अभी क्लैरिटी ही नहीं हो पा रही। लेकिन जो राफा में जो हुआ कि जब ये लोग गुरिल्लास जो हैं, उसमें अगर जैसे 15 लोगों की फोर्स है इजरायली, उसको उन्होंने मारा तो उसमें 5 घायल हुए। 5 घायलों, अब ये लोग रुक के और को मार सकते थे, लेकिन वो 5 लोगों को मारा, 5 घायल हो गए, ये लोग पीछे हट गए, फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस पीछे हट गया। अब जो बाकी जो घायल नहीं है 10, उन्होंने हेल्प वगैरह बुलाने के बजाय उन्होंने सोचा कि अब ये पीछे हट गए हैं, तो हम अब ये 5 जो घायल हैं इनको हम थोड़ी देर, भाई उतना सीरियसली घायल थे तो हम लड़ाई जारी रख सकते हैं, कुछ देर तक जारी रख सकते हैं। तो उन्होंने जारी रखी, लेकिन फिर वही फिलिस्तीन जो
जो मार के भागे थे फिर वो लौटे, उन्होंने मारा। तो ये देखिए जो माइंड गेम चल रहा है जिसमें इजराइल बड़ा लगातार मात खा रहा है, वो आपके सामने देखिए हमने बात रखी। दूसरी जो बड़ी बात है यूरोविजन। यूरोविजन क्या है? यूरोविजन एक सॉन्ग एंड डांस कॉन्टेस्ट है जो हर साल होता है और बहुत ही सेलिब्रेटेड होता है। और वो जो है इस साल स्वीडन माल्मो में हो रहा है। लेकिन उसमें जो एक ईडन गोलान नाम की इजरायली सिंगर हैं, जब उन्होंने पार्टिसिपेट किया तो इतना शोर मचा, इतना शोर मचा। फ्री पैलेस्टाइन के स्वीडन में उस हॉल में। यूरोविजन आप समझिए जैसे मतलब बिल्कुल नॉन सीरियस, जैसे यहाँ पर अपने जो डांस बेबी डांस होता है या डांस मस्ती, मुझ मैं तो देखता नहीं हूँ, ये जो सोनी वगैरह में डांस कॉम्पिटिशन होते हैं, सॉन्ग कॉम्पिटिशन होते हैं, उस तरह का इवेंट है जिसमें बहुत सारे जो क्यूअर कम्युनिटी है, जो गेज हैं, जो LGBTQ है, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। बेसिकली एक मतलब एक मस्ती थोड़ी होती है उसमें, थोड़ी हुल्लड़बाजी इस टाइप की। लेकिन वहाँ जब इजरायली ईडन गोलन नाम की परफॉर्मर पहुंची तो इतना उसको फ्री पैलेस्टाइन की उसकी आवाज़ ही नहीं सुनाई थी, उसकी आवाज़ सुनाई नहीं थी। खैर फिर भी उसको पास दे दिया जजेस ने। 2 जजेस ने रिजाइन कर दिया इस सवाल पे कि हम आगे नहीं बढ़ सकते, और 2 उसमें बाकी जजेस ने उसको पास दे दिया फाइनल के लिए। फाइनल जो है वो आज 12 मई को उसके फाइनल्स हैं। और 12 मई की जो पूरी स्थिति ये है कि कल 11 मई से हज़ारों प्रोटेस्टर्स जो हैं वो यूरोविजन की जो साइट है, जो जहाँ पर यूरोविजन हो रहा है, जहाँ पर लोग गाना गा रहे हैं, उसको घेरे हुए हैं और उसमें लोगों को अंदर नहीं आने दे रहे, जो अंदर है उनको बाहर नहीं जाने दे रहे। स्वीडिश पुलिस भी वहाँ पर नाकाम हो चुकी, मतलब एक तरह से स्वीडिश पुलिस ने कुछ हमला वगैरह करने की कोशिश की थी पहले, लेकिन वो जब उसको लगा कि बहुत सारी इसमें सिविलियन कैजुअलिटीज हो जाएंगी तो वो भी पीछे हट गई। तो जब स्वीडिश पुलिस पीछे हट गई उसके बाद क्या हुआ कि एक फ्रेंच जो एंट्री है, फ्रेंच एंट्री जो है वो भी अजीब, मतलब आप देखिएगा तो अजीब अजीब पूरा बाल वगैरह कपड़े, उसने वो जो फ्रेंच सिंगर है उसने स्पीच दे दी वहाँ पैलेस्टाइन की फेवर में। स्लैम नेप्ट, स्लैम SLAIME नेप्ट, ये उसका नाम है। उसने स्पीच दी। उसके बाद ओली अलेक्जेंडर जो ब्रिटिश एक गे वहाँ का पार्टिसिपेंट है, उसने भी वो उसके खिलाफ बोल दिया कि मतलब इजराइल को उसमें इनवाइट नहीं करना चाहिए था। उसके बाद जो ग्रेटा थनबर्ग एक एक्टिविस्ट है, फेमस बहुत है, ट्विटर पे भी बहुत फेमस है और वो एनवायरमेंटलिस्ट भी है, तो वो भी आगे, वो स्वीडन की निवासी ग्रेटा थनबर्ग भी आगे। ग्रेटा थनबर्ग पिछले दिनों न्यूज़ में आई थी जब कुछ उसका बीजेपी से कुछ हुआ था, कुछ उसने ट्वीट वगैरह किया था इंडिया के जो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं उस पर, उसके तो वो भी वहाँ पहुँच गई, वहाँ भी बवाल हुआ। उसके बाद जो कुछ आयरलैंड की जो कुछ इस तरह से LGBTQ जो कम्युनिटी है, वो उसके जो एक रिप्रेजेंटेटिव सिंगर है, उसने जाके वहाँ पर बोल दिया कि हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जबकि वो फाइनलिस्ट है और फाइनल है आज। तो अब ये जो पूरी चीज़ है, आप सोच नहीं सकते। आप सोचिए कि मतलब कोई राजनीतिक मुद्दे पे कपिल शर्मा शो बंद हो जाए, किसी राजनीतिक मुद्दे पे जो कॉफ़ी विद करण है बंद हो जाए। मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ। कोई राजनीतिक मुद्दे पे जो डांस बेबी डांस या जो डांस उसका नाम नहीं है, शायद डांस मस्ती है ऐसा कुछ, तो वो उस तरह के प्रोग्राम्स, या वो इंडिया हैज़ टैलेंट करके ऐसे बहुत सारे आजकल टीवी पे शोज हैं, तो वहाँ पर लोग घुस जाएं फ्री पैलेस्टाइन का नारा लगाते हुए, उस तरह के एक बिल्कुल जो नॉन पॉलिटिकल और नॉन सीरियस क्राउड होता है उसके बीच घुस जाए, तो ये पूरी स्थिति होगी। दूसरी बात, यूरोविजन इतना बड़ा है, उसके पीछे जो उसकी इकोनॉमी इतनी बड़ी है कि पूरे यूरोप में जब वो फाइनल्स होते हैं तो पार्टीज होती हैं, मतलब पूरे पब्स और होटल हज़ारों की संख्या में बुक हो जाते हैं। जैसे इंग्लैंड में, फ्रांस में, इसमें लोग, अब जैसे फुटबॉल मैच होता है, फुटबॉल मैच में यूरोप में और लैटिन अमेरिका में भी एक मास इवेंट होता है, मतलब जनता जाती है और एंजॉय करती है, फुटबॉल मैच देखती है, फैंस जाते हैं, एंजॉय करते हैं सब कुछ। उसी तरीके से यूरोविजन में जो है वो मतलब एक तो जो स्टेडियम में जाते हैं तो होता रहा है वो ये मेलबो में, तो वो तो स्वीडन में है, लेकिन जो वर्ल्ड कप जैसे फाइनल होता है फुटबॉल का, सॉकर का,
तो उसमें जो स्टेडियम में लोग होते हैं, जो भी लोग स्टेडियम में होते हैं, उसके अलावा दुनिया में टीवी इवेंट बहुत बड़ा होता है जिसके मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स उसमें बनते हैं, उसके राइट्स बेचे जाते हैं, पूरी दुनिया टीवी पे देखती है और पूरे पूरे रेस्टोरेंट्स बुक होते हैं क्योंकि पूरा क्राउड आता है। हमारा वर्ल्ड कप जो क्रिकेट अभी हुआ था पूरा, जिसमें इंडिया फाइनल में पहुंच के हार गई थी, उसमें देखिए जब हुआ था कि पूरे पूरे हॉल बुक कर दिए गए थे और बहुत सारे लोगों ने देखा, डिसअपॉइंटेड हुए, लेकिन उन्होंने देखा। उसी तरीके से यूरोविजन में भी पूरे यूरोप में इस तरह से कई जो यूरोप के शहर हैं, बर्लिन है, फ्रांस है, लंदन है, ये उसमें बुक हो जाता है। हुआ क्या, आज के दिन आधे से ज़्यादा इवेंट्स कैंसिल हो गए। क्यों कैंसिल हो गए? क्योंकि वहाँ के ऑर्गेनाइजर्स ने और ख़ासतौर पे जो लोग उसको फंड कर रहे थे, उन्होंने कहा हम फंड नहीं करेंगे, इजराइल का इशू है, इजराइल का इशू है यूरोविजन में। ये कोई सोच नहीं सकता था कि इजराइल का मुद्दा यहां आ जाएगा यूरोविजन जैसी चीज में। पार्टीज कैंसिल हो गई, कम से कम सोचिए जो पूरे लंदन पब्स हैं, जितने भी शराब खाने हैं जहां पर लोग इकट्ठा होकर मैच देखते थे, अपना दारू पीते थे, कैंसिल। उसके बाद बाकी जगह शोज कैंसिल, बाकी जगह जो लोग जो उसको लाइव टीवी पे देखना चाह रहे थे वो कैंसिल। इतने सारे शोज कैंसिल हुए लंदन में कि जो वहाँ की इकोनॉमी आज के दिन की है, जो कम से कम मिलियंस ऑफ पाउंड्स आज वहाँ के जो रेस्टोरेंट ओनर हैं वो कमाते, उनकी कमाई नहीं हो पा रही है। यही हाल फ्रांस में है, यही हाल बर्लिन में है, जर्मनी में, यही हाल स्पेन में है, यही हाल ग्रीस में है, यही हाल उसके बाहर थाईलैंड में है जहां पर वो देखा जाता है। क्योंकि थाईलैंड मतलब है नाम उसका यूरोविजन, लेकिन उसमें जैसे इजराइल कभी यूरोप में कभी एशिया में, वो दोनों जगह पार्टिसिपेट करता है। थाईलैंड वगैरह से भी लोग जो हैं कभी कभी यूरोविजन में जाते हैं। उसके बाद आप देखिए कि जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ क्या हालत है। पोलैंड में, जो आपके हंगरी में, बल्गेरिया में, यहाँ के भी बहुत सारे लोग हैं जो उसमें पार्टिसिपेट करने जाते हैं, वहाँ भी सब बंद है। और ये तो मतलब जैसे पूरी दुनिया की में एक स्ट्राइक हो गई है यूरोविजन। और इस बार पहली बार मैंने देखा कि जो ब्रिटिश अखबार है, जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही रहते हैं, बीबीसी, गार्जियन, इनको बहुत लोग लिबरल समझते हैं। डोंट थिंक दे आर टू लिबरल, दे आर ऑल्सो समहाउ दे टो द इजरायली लाइन समवेयर और द अदर। वो जो लिबरल एक इजरायली लाइन है कि भाई जो गाजा में हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन 7 अक्टूबर भी ठीक नहीं था, वो वाली जो लाइन है उस लाइन के ये लोग उदारवादी हैं। तो ये लोग भी जो हैं कहीं ना कहीं अपने उस पर जो है, इन लोगों ने इस वॉर की कवरेज, खासतौर पे जो रेजिस्टेंस का फाइट बैक है उसको इन्होंने कवर नहीं किया, लेकिन उनको भी ये कवर करना पड़ रहा है। जो यूरोविजन में जो इजराइल की बुरी तरह से, जो इजराइल के मुद्दे पे, जो इजराइल की भद्द पिटी पूरी दुनिया में, और जिस तरीके से पूरी दुनिया के जो फैंस हैं, जो ऐसे लोग आते हैं और देखते हैं और ऐसी बहुत इन्जॉय करते हैं, इन सारी चीज़ों पे आप सोचिए लग गया। और मैं इस बात को सोच रहा था, मैं हैरत में था कि फिलिस्तीन में जो लड़ाई चल रही है वो, उसमें इस्लामिक और लेफ्ट आइडियोलॉजी, ये दो आइडियोलॉजीज मिल गई हैं और उसमें सब लोग मतलब ये पूरी, और दुनिया भर में जो ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो यूरोविजन है ये है, इसमें ऐसे लोग जाते हैं जो LGBTQ जो कम्युनिटी है उसको बिलोंग करते हैं, जो भाई किसी भी इस तरह के जो भी थोड़ा बहुत इस्लाम को मानने वाला नेशन है या उसको वो करता है, तो वहाँ ये सब बैंड है, इस तरह की चीज़ें आप नहीं कर सकते। लेकिन जो फिलिस्तीनियों के पक्ष में खड़े हो रहे हैं वो देखिए LGBT, क्योंकि वो लोग वहाँ अपनी सोसाइटी में वहाँ के वो सप्रेस लोग हैं जो दबाए गए हैं, तो मैं उनका ओरिएंटेशन गलत मानता हूँ मैं उनके, लेकिन वो लोग कम से कम एक विरोध की आवाज़ है, तो वो उस विरोध की आवाज़ जो है वो देखिए वहाँ पर कहाँ से कहाँ मिल रही है। मतलब फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के उनके लिए हीरो यहिया सिनवार है, उनके लिए हीरो मोहम्मद दैफ है। ये नारे जो हैं वी आर विद मोहम्मद दैफ, ये यहाँ स्वीडन में लग रहे हैं, स्वीडन में वी आर विद मोहम्मद दैफ, वी आर विद यहिया सिनवार, ये स्वीडन में नारे लगे हैं। अब बताइए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं थंबनेल का अपने टाइटल क्या दूं, उसको कहूँ यूरोविजन फेल, उसको कहूँ जबालिया में इजरायली सैनिक मारे गए, उसको मैं ये कहूँ कि यहिया सिनवार, लॉन्ग लिव यहिया सिनवार, वी आर द मैन ऑफ यहिया सिनवार, स्वीडन में नारे लग रहे हैं। इस पे मैं फोकस करूं
ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं खैर फिर भी आज मैं कोशिश करूँगा। उसके बाद देखिए जो एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है कि जो गाज़ा में कुछ, जैसे मैंने बताया था, अल कुद्स में, जेरूसलम में जो यूएनआरडब्ल्यूए का जो रिलीफ जो एक वहाँ पर उन्होंने बंद कर दिया था अपना, वो फिर से उन्होंने शुरू कर दिया। और ये कल से बात हो रही थी कि फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने भी बहुत प्रेशर डाला था और इजरायली जो कुछ फोर्सेस थी, जो ये था कि भाई उन्होंने बंद कर दिया है, तो ये इजराइल के कहने पे बंद नहीं किया था, उन्होंने अपने आप बंद किया था कि उनके लोग मारे जाएंगे, उनके लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन फिर फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने उसमें उनको हिम्मत दिलाई कहीं ना कहीं। इजराइल के अंदर से भी शायद एक सेक्शन जो वॉर के खिलाफ है, जो सीज फायर चाहता है और होस्टेजेस का रिटर्न चाहता है, उसने शायद ये सोचा। अच्छा, वहाँ आंदोलन देखिए इजराइल में बरकरार है। आज जो वीडियोस आए हैं कल रात के प्रोटेस्ट के, जो दो जूडिथ वाइनस्टाइन और पॉपरवेल, जो दो इजरायली होस्टेजेस इजराइल की बॉम्बिंग से गाजा में मारे गए, इसके बारे में कल मैंने आपको बताया था, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट बदस्तूर होते रहे, ज़बरदस्त लड़ाइयाँ हुई। जो डॉग स्क्वाड्स हैं उनसे इन लोगों ने वो करने की कोशिश की। मैं आपको बताऊं, पिछले जो 2 वीडियोस कल थे, एक में कुछ टेक्निकल वजह से वो देर में उसकी विजिबिलिटी पब्लिक हो पाई और दूसरा फिर कुछ देर से अपलोड हुआ। तो आज मैं देखिए सही टाइम से सब कुछ सही उससे कर रहा हूँ। इसके बाद मैं एक और वीडियो थोड़ा 8:30-9 के पास में डालूंगा। तो आप लोग इसको देख के और इसके मैसेज को आगे ले जाइए। और इसमें आप फिर से मैं कह रहा हूँ कि कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।